हेलो गाइस, एक बार फिर आप सभी का जीव विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने आपसे गुणसूत्र की संरचना पर आपसे चर्चा की और बताया कि गुणसूत्र की जो संरचना होती है वो 9 पार्ट्स में क्या है बटी होती है, 9 भागों में बटी होती है। उसमें सबसे पहला पार्ट हमने पढ़ा था पेलिकल। पेलिकल जो है वो गुणसूत्र का सबसे बाह्य आवरण होता है या सबसे बाह्य कला होती है, जो पतली होती है, एक्ट्रोनिमेटिक प्रकार की होती है और नॉन जेनेटिक तत्वों से मिलकर के क्या होती है, बनी हुई होती है। पेलिकल के अंदर क्या पाया जाता है, अधात्री पाए जाते हैं, या हम कह सकते हैं कि पेलिकल के अंदर समांगी और नॉन जेनेटिक पदार्थ क्या होते हैं, भरे हुए होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, अधात्री कहा जाता है। उसके बाद हमने आपको तीसरा बिंदु पर बात की थी, क्रोमोनिमा। देखिए क्रोमोनिमा जो होता है क्रोमोनिमा जो होते हैं वो दो सर्पिलाकार कुंडलित तंतुओं से मिलकर के बने हैं। ये दो सर्पिलाकार कुंडलित तंतु होते हैं, इन दो तंतुओं से मिलकर के क्या होते हैं, बने होते हैं। समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया के दौरान क्रोमोनिमा में जो कुंडलन होते हैं वो भिन्न भिन्न रूपों में क्या है, दिखाई देते हैं। देखिए यहाँ पर प्रथम प्रकार की जो कुंडलन होते हैं वो बड़े होते हैं, इसलिए इन्हें वृहत कुंडल कहते हैं, और दूसरे प्रकार के जो कुंडलन होते हैं वो आकार में छोटे होते हैं, इसलिए उन्हें सूक्ष्म कुंडलन कहा जाता है। वृहत कुंडलन में जो मोड़ होते हैं, गियर्स होते हैं या फोल्डेड होते हैं, उनकी संख्या 10 से 30 होती है, जबकि सूक्ष्म कुंडलनों के अंदर जो गियर्स होते हैं या मोड़ होते हैं या फोल्ड्स होते हैं, उनकी संख्या अनेक होती है। देखिए क्रोमोनिमा जो होते हैं उसमें कुंडलन के आधार पर दो भागों में बटा होता है, पैरानिमिक और प्लेक्टोनिमिक। पैरानिमिक क्या है, जिसमें क्रोमोनिमा को आसानी से क्या किया जा सकता है, पृथक किया जा सकता है, या क्रोमोनिमा के जो कुंडलन होते हैं उन कुंडलनों को यदि आसानी से पृथक किया जाए या आसानी से क्या हो जाता है, पृथक हो जाते हैं, उन्हें क्रोमोनिमा यानी कि पैरानिमिक क्रोमोनिमा कहते हैं। प्लेक्टोनिमिक क्रोमोनिमा जो होते हैं उनमें जो क्रोमोनिमा के अंदर कुंडलन होते हैं उनको आसानी से पृथक नहीं किया जा सकता। अर्थात पैरानिमिक क्रोमोनिमा होते हैं उनको आसानी से पृथक किया जा सकता है, और प्लेक्टोनोमिक जो होते हैं उनमें क्रोमोनिमा के कुंडलनों को आसानी से पृथक नहीं किया जा सकता। उसके बाद हमने चौथे बिंदु पर बात की थी, वर्णकणिका, जिसको बोला जाता है क्रोमोमियर। क्या बोलता है, क्रोमोमियर के नाम से उन्हें जाना जाता है। देखिए वर्णकणिकाओं की खोज सबसे पहले 1876 में बालबियानी ने की। हम कह सकते हैं कि 1876 में बालबियानी नामक वैज्ञानिक ने वर्णकणिकाओं पर सबसे पहले विस्तृत रूप से क्या किया था, अध्ययन किया था। देखिए क्रोमोनिमा के ऊपर ये मणिका के आकार की संरचनाएं पाई जाती है। मणिका के समान ये गोलाकार संरचना आपको दिखाई गई है। इन्हीं संरचनाओं को क्या कहा जाता है, वर्णकणिका कहा जाता है। और आपको बताया कि ये वर्णकणिकाएं जो होती हैं वो आनुवंशिक कणों के रूप में होते हैं, जिन्हें क्षारीय अभिरंजकों से अभिरंजित करने पर ये क्या है, जीन के रूप में क्या होती है, व्यक्त होती है। अर्थात ये वर्णकणिकाएं जो होते हैं वो एक प्रकार के क्या होते हैं, जीन होते हैं, जो क्रोमोनिमा के ऊपर पाए जाते हैं। उसके बाद सबसे अंतिम बिंदु पर हमने बात की थी कल के वीडियो के अनुसार, गुणसूत्र बिंदु, जिनको बोलता है सेंट्रोमियर। देखिए सेंट्रोमियर को काइनेटोकोर कहते हैं, या गुणसूत्र बिंदु कहते हैं, या इससे प्राथमिक संकीर्णन भी कहा जाता है। इसका व्यास 0.2 माइक्रोन से लेकर के 0.25 माइक्रोन होता है। गुणसूत्र का जो सकरा भाग होता है उसे प्राथमिक संकीर्णन या काइनेटोकोर या गुणसूत्र बिंदु कहा जाता है। इसी गुणसूत्र बिंदु से दो क्रोमेटिड क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। इसी गुणसूत्र बिंदु से दो क्रोमेटिड आपस में क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया कि प्राथमिक जो संकीर्णन की सहायता से
प्राथमिक संकीर्ण की सहायता से जो पुत्री गुणसूत्र होते हैं वो पुत्री गुणसूत्र तुर्क तंतुओं से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। आपको हमने कल के वीडियो में ये बताया था कि गुणसूत्रों को सेंट्रोमियर की उपस्थिति के आधार पर या सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। तो ये गुणसूत्र बिंदु के आधार पर ही, गुणसूत्र बिंदु के आधार पर या गुणसूत्र बिंदु की स्थिति के आधार पर, पोजीशन के आधार पर गुणसूत्र बिंदु होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। मैंने बताया एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। तो 4 प्रकार के होते हैं। क्लियर बात हो गई? ये हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं, हम बात करेंगे, देखिए किन किन बिंदुओं पर बात करेंगे। हम बात करेंगे टीलोमियर पे बात करेंगे, द्वितीयक संकीर्ण पर बात करेंगे, क्रोमेटिड पे बात करेंगे और सैटेलाइटों पर आपसे बात करने जा रहे हैं। देखिए हम सबसे पहले आपको बता रहे हैं किसके बारे में, क्रोमेटिड के बारे में। ठीक है, ये क्रोमेटिड होते हैं। देखिए गुणसूत्र बिंदु है ये गुणसूत्र बिंदु, और इस गुणसूत्र बिंदु से 2 क्रोमेटिड क्या होता है, ये 2 क्रोमेटिड होते हैं, ये क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। तो क्रोमेटिड जो होते हैं वो किससे जुड़े होते हैं, गुणसूत्र बिंदु से क्या है, जुड़े होते हैं। या हम कह सकते हैं कि गुणसूत्र की जो भुजाएं होती हैं, ये भी भुजा होती है गुणसूत्र की, ये भी भुजा होती है, गुणसूत्र की भुजाओं को क्या कहा जाता है, क्रोमेटिड कहा जाता है। कोशिका विभाजन की जो मेटाफेज अवस्था होती है, कोशिका विभाजन की जो मेटाफेज अवस्था होती है, उस मेटाफेज अवस्था में इन क्रोमेटिडों को स्पष्ट रूप से क्या है, देखा जा सकता है। आपसे पूछा जाए कि क्रोमेटिडों को कोशिका विभाजन की कौन सी प्रवस्था में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, तो मेटाफेज अवस्था में गुणसूत्र के क्रोमेटिडों को स्पष्ट रूप से क्या है, देखा जाता है। और ये क्या है, क्रोमेटिड जो होता है वो सेंट्रोमियर से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं, सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं। आपको मैं बता दूं एनाफेज अवस्था होती है, कोशिका विभाजन की कौन सी अवस्था होती है, एनाफेज अवस्था होती है। और उस एनाफेज अवस्था में ये क्या है, सेंट्रोमियर होता है, वो विभाजित होता है। एनाफेज अवस्था में सेंट्रोसोम का क्या होता है, या सॉरी सेंट्रोमियर का क्या होता है, विभाजन होता है। इस सेंट्रोमियर का क्या होता है, विभाजन होता है। और विभाजन के समय यहां पर 2 क्रोमेटिडों का क्या होता है, 2 क्रोमेटिडों पर पृथक पृथक किसका निर्माण हो जाता है, गुणसूत्र बिंदुओं का निर्माण हो जाता है। तो आपको मैंने बताया दोनों क्रोमेटिडों पर पृथक पृथक रूप से किसका निर्माण होता है, इस गुणसूत्र बिंदु का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। एक बार फिर सुन लीजिए क्रोमेटिड को। मैंने बताया कि क्रोमेटिड जो होते हैं वो गुणसूत्र बिंदु से जुड़े होते हैं, और ये गुणसूत्र की 2 भुजाएं होती हैं, इन दोनों भुजाओं को क्रोमेटिड कहा जाता है। ठीक है, कोशिका विभाजन की मेटाफेज अवस्था में इन क्रोमेटिडों को आसानी से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। जो सेंट्रोमियर से ये क्रोमेटिड जुड़े होते हैं, ये क्या है, एनाफेज अवस्था में सेंट्रोमियर का जब विभाजन होता है तो सेंट्रोमियर के विभाजन के समय में ये दोनों क्रोमेटिड जो होते हैं, उन दोनों क्रोमेटिडों पर पृथक पृथक किसका निर्माण हो जाता है, सेंट्रोमियर का निर्माण हो जाता है। देखिए अब हम बात कर रहे हैं, ये है द्वितीयक संकीर्ण। क्रोमेटिड क्लियर हो गए। अब हम बात कर रहे हैं द्वितीयक संकीर्ण पर, जिसको बोलते हैं सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का अर्थ होता है सिकुड़ा हुआ भाग, यानी कि गुणसूत्र का जो सकरा भाग होता है। ठीक है, आपको मैं बता दूं प्रत्येक केंद्रक जो होता है, ठीक है, केंद्रक में आनुवंशिक पदार्थ भरे होते हैं। क्या भरे होते हैं, आनुवंशिक पदार्थ भरे होते हैं, और आनुवंशिक पदार्थों के रूप में गुणसूत्र और डीएनए होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक जो केंद्रक होता है, उस प्रत्येक केंद्रक में कम से कम 2 गुणसूत्र ऐसे पाए जाते हैं, या 2 गुणसूत्र ऐसे होते हैं जिनमें क्या पाया जाता है, द्वितीयक संकीर्ण पाया जाता है, सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन पाया जाता है। प्रत्येक केंद्रक में कम से कम 2 गुणसूत्र ऐसे होते हैं जिनमें क्या पाया जाता है, द्वितीयक संकीर्ण पाया जाता है। गुणसूत्र में ये द्वितीयक जो संकीर्ण होता है,
गुणसूत्र में ये द्वितीयक संकीर्णन का स्थान जो होता है वो अत्यधिक संघनित होता है। संघनित का अर्थ होता है सकरा हुआ होता है, या फिर ये कैसा होता है, हल्का रंगीन दिखाई देता है। कैसी स्थिति में दिखाई देता है, हल्का रंगीन क्या है स्थिति के रूप में हमें दिखाई देता है। आपको मैं बता दूं, इसी द्वितीयक संकीर्णन के द्वारा किसका निर्माण होता है, केंद्रिका का निर्माण होता है। तो केंद्रिका का निर्माण किसके द्वारा होता है, द्वितीयक संकीर्णन के द्वारा होता है। केंद्रक में केंद्रिका का निर्माण किसके द्वारा होता है, द्वितीयक संकीर्णन के द्वारा होता है। किससे होता है, द्वितीयक संकीर्णन के द्वारा होता है। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, इन द्वितीयक संकीर्णनों को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर कहा जाता है, या इन्हें न्यूक्लिक संगठक भी कहा जाता है। न्यूक्लिक संगठक हिंदी में बोलेंगे, और न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर किसे बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं। तो ये क्या है, द्वितीयक संकीर्णन किसका निर्माण करते हैं, केंद्रिका का निर्माण करते हैं। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोलर, मैं लिख रहा हूं इंग्लिश में NECLEO, न्यूक्लियोलर LAR। ऑर्गेनाइजर इसे क्या है कहा जाता है, ऑर्गेनाइजर इसे क्या है कहा जाता है, या इसे नाभिकीय संगठक भी कहा जाता है। क्लियर बात समझ में आ गई। तो द्वितीयक संगत आपको समझ में आ गया, द्वितीयक संकीर्णन क्या है। तो द्वितीयक संकीर्णन मैंने आपको बताया कि केंद्रक जो होता है उसमें आनुवंशिक पदार्थ भरे होते हैं, ठीक है, और प्रत्येक केंद्रक में कम से कम 2 ऐसे गुणसूत्र होते हैं जिनमें क्या पाया जाता है, द्वितीयक संकीर्णन पाया जाता है। और ये द्वितीयक संकीर्णन जो होता है, ये मैंने आपको बताया कैसा होता है, अत्यधिक संघनित होता है या हल्का रंगीन स्थिति के रूप में पाया जाता है। द्वितीयक संकीर्णन से केंद्रिका का निर्माण होता है, और केंद्रिका का जब निर्माण होता है तो इसको क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर कहा जाता है। देखिए इसके बाद हम बात कर रहे हैं सैटेलाइट के बारे में। देखिए सैटेलाइट है, शायद आपको ये संरचना यहां से दिखाई नहीं दे रही, तो मैं आपको देखो गुणसूत्र बिंदु से नीचे की संरचना दिखा रहा हूं। देखिए गुणसूत्र बिंदु से नीचे की संरचना हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं अलग से। देखिए ये तो हो गया हमारा द्वितीयक संकीर्णन। क्या हो गया, द्वितीयक संकीर्णन। ये हो गया एक क्रोमेटिड। क्या हो गया, ये क्रोमेटिड हो गया है। और ये क्या हो गया आपका प्राइमरी कॉन्ट्रैक्शन, या इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर, या गुणसूत्र बिंदु भी इसे कहा जाता है, या इसे काइनेटोकोर भी इसे कहा जाता है। और इस प्रकार की जो संरचना है, ये भी क्रोमेटिड हो गया, ये भी क्रोमेटिड हो गया, और इसी क्रोमेटिड के नीचे इस तरीके की एक संरचना पाई जाती है। इस संरचना को देखिए, इस प्रकार की जो संरचना आपको गोलाकार संरचना दिखाई दे रही है, इस प्रकार की गोलाकार जो संरचना है वो यहाँ पर बोर्ड पे आपको नजर नहीं आ रही, तो इस संरचना को हमने यहाँ पे बना दिया। तो ये संरचना क्या कहलाएगी, सैटेलाइट कहलाएगी, सैटेलाइट कहलाएगी। ये सैटेलाइट वाली जो संरचना होती है वो किस प्रकार की होती है उस पर हम आपसे बात कर रहे हैं। इसको एसएटी के द्वारा भी दर्शाते हैं, इसलिए इसका पूरा नाम है सैटेलाइट। गुणसूत्र में क्या होता है कि ये द्वितीयक संकीर्णन होता है। द्वितीयक संकीर्णन के आगे क्रोमेटिड होता है, क्रोमेटिड के आगे मैंने आपको बताया प्राथमिक संकीर्णन होता है, और प्राथमिक संकीर्णन के आगे आपने देखा है कि यहाँ पर क्या पाया जाता है, एक गोलाकार संरचना पाई जाती है। गोलाकार भी होती है और कैसी होती है, थोड़ी लंबी भी होती है। यहाँ हम कह सकते हैं कि गुणसूत्र का जो द्वितीयक संकीर्णन के आगे का जो भाग होता है वहां पर एक गोलाकार लंबी संरचना पाई जाती है जिसे सैटेलाइट कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, सैटेलाइट। या हम यूं भी बोल सकते हैं कि गुणसूत्र के द्वितीयक संकीर्णन के आगे एक गुंडीनुमा संरचना पाई जाती है, एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। इस गुंडीनुमा संरचना को ही क्या कहा जाता है, एसएटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे ही हम सैटेलाइट कहा जाता है। देखिए सैटेलाइट जो होता है वो शेष गुणसूत्र में, सैटेलाइट जो होता है वो क्या है, गुणसूत्र के एक क्रोमेटिन से क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है।
सैटेलाइट गुणसूत्र के एक क्रोमेटिन तंतु से यहां पर क्या है, जुड़ा हुआ होता है। एक क्रोमेटिन तंतु से क्या होता है, यहां पर जुड़ा हुआ होता है। ठीक है। और आपको बता दो गुणसूत्र में ये क्या है, ये इस प्रकार से पाए जाते हैं। ठीक है। यानी कि एक क्रोमेटिन तंतु से जुड़े होते हैं। ठीक है। और इनमें जो गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, उसमें एसिटी क्या है, पाया जाता है। ठीक है। गुणसूत्र में क्या पाया जाता है, एसिटी। एसिटी का मतलब है सैटेलाइट पाया जाता है। इस सैटेलाइट में डीएनए की मात्रा कैसी होती है, कम होती है। सैटेलाइट में डीएनए की मात्रा कैसे पाई जाती है, कम पाई जाती है। तो एक बार फिर हम इसको दोबारा से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये सैटेलाइट होता है, ये वाली संरचना द्वितीयक संकीर्णन के आगे की ओर, ये द्वितीयक संकीर्णन है, इसके आगे की तो और क्या पाया जाता है, सैटेलाइट पाया जाता है। ठीक है। जिसकी संरचना गोल लंबी होती है या घुंडीनुमा संरचना के रूप में क्या है, पाया जाता है। किसके रूप में पाया जाता है, लंबी, गोल या घुंडीनुमा संरचना के रूप में पाया जाता है। इस सैटेलाइट जो होता है वो एक क्रोमेटिन तंतु से क्या होता है, जुड़ा होता है। सैटेलाइट जो होता है वो गुणसूत्र में उपस्थित एक क्रोमेटिन तंतु से क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। इसमें मैंने आपको बताया डीएनए की मात्रा क्या होती है, कम होती है। डीएनए की मात्रा कैसी पाई जाती है, कम मात्रा में पाई जाती है। देखिए आप सबसे अंतिम खंड पर बात करने जा रहे हैं और वो है टीलोमियर। ये गुणसूत्र का सबसे अंतिम खंड होता है। गुणसूत्र का सबसे अंतिम खंड, ये गुणसूत्र का सबसे आगे का भाग था सैटेलाइट, और गुणसूत्र का ये सबसे पीछे का जो भाग होता है उसे क्या कहा जाता है, अंतःखंड, या इसे टीलोमियर के नाम से इसे क्या है, जाना जाता है। तो गुणसूत्र के अंतिम सिरे पर उपस्थित जो संरचना होती है या भाग होता है, उस भाग को या संरचना को क्या कहा जाता है, टीलोमियर कहा जाता है। गुणसूत्र के अंतिम सिरे पर उपस्थित इस प्रकार के भाग को या इस प्रकार की संरचना को टीलोमियर या उसे अंतःखंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टीलोमियर या अंतःखंड कहा जाता है। देखो टीलोमियर की उपस्थिति से क्या फायदा होता है। ये टीलोमियर यदि गुणसूत्र में उपस्थित है तो कोशिका के अंदर या केंद्रक के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं, अन्य गुणसूत्र, वो इस गुणसूत्र से जुड़ नहीं पाते हैं। या हम सीधे शब्दों में कहें कि टीलोमियर की उपस्थिति से अन्य गुणसूत्र क्या है, इस गुणसूत्र से जुड़ नहीं पाते हैं। ठीक है। तो इसमें टीलोमियर की उपस्थिति से गुणसूत्र जो होता है, इससे अन्य गुणसूत्र नहीं जुड़ पाते हैं। ठीक है। तो इस गुणसूत्र से अन्य गुणसूत्र नहीं जुड़ते हैं। क्यों नहीं जुड़ते हैं, क्योंकि यहां पर क्या पाया जाता है, टीलोमियर पाया जाता है, और टीलोमियर पाए जाने के कारण ही इस गुणसूत्र से कोई दूसरा गुणसूत्र नहीं जुड़ पाता है। देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हाल ही में हमारी डिस्कवरी हुई है। अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 2002-3 के अंदर एक खोज की थी। उस वैज्ञानिक का नाम था रिचर्ड काथन। अमेरिका के रिचर्ड काथन नामक वैज्ञानिक ने बताया, क्या बताया, देखिए ध्यान से सुनना। अमेरिका के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रिचर्ड काथन ने 2002 और 3 में एक बात बताई जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्होंने एक खोज की थी, रिचर्ड काथन नामक वैज्ञानिक ने। और क्या खोज की कि मनुष्य की जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है, ठीक है, मनुष्य की जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है, इस टीलोमियर्स का आकार कैसा होता जाता है, छोटा होता चला जाता है। और टीलोमियर का आकार छोटे होने पर कोशिकाएं जो होती हैं वो वृद्ध हो जाती है, और मनुष्य भी कैसा हो जाता है, वृद्ध हो जाता है। मनुष्य भी कैसा हो जाता है, वृद्ध हो जाता है। रिचर्ड काथन ने बताया 2002-3 के अंदर कि मनुष्य में गुणसूत्र, मनुष्य की जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है वैसे ही गुणसूत्र का एक टेलोमियर वाला भाग होता है, वो आकार में धीरे धीरे कैसा होता चला जाता है, छोटा होता चला जाता है। और छोटा होने पर
कोशिकाएं कैसी हो जाती है, वृद्ध हो जाती है, ओल्ड हो जाती है, और ओल्ड होने पर मनुष्य भी कैसा हो जाता है, वृद्ध हो जाता है। इन्होंने साथ में ये बताया कि यदि इन कोशिकाओं में, ठीक है, टीलोमियर एंजाइम को समय रहते अगर क्या करा दिया जाए, प्रवेश करा दिया जाए, कोशिका में यदि टीलोमियर एंजाइम को, कौन से एंजाइम को, टीलोमियर एंजाइम को समय रहते क्या कर दिया जाए, प्रवेश करा दिया जाए, टीलोमरेज एंजाइम को, टीलोमरेज एंजाइम को समय रहते हुए किसमें प्रवेश करा दिया जाए, कोशिका में प्रवेश करा दिया जाए, तो आपको मैंने बताया था कि टीलोमरेज एंजाइम का प्रवेश कराने से टीलोमियर का आकार जो होता है वो छोटा नहीं होता है और उसका आकार पूर्ववत रहता है। जैसे पहला था, युवा अवस्था में था, ऐसे के ऐसा ही टीलोमियर का आकार हो जाता है। अर्थात ऐसे मनुष्य जो होते हैं वो लंबे समय तक, ठीक है, कैसे बने रहते हैं, युवा बने रह सकते हैं। यदि मनुष्य के अंदर टीलोमरेज एंजाइम को समय रहते क्या करा दिया जाए, प्रवेश करा दिया जाए, तो वो मनुष्य कैसे रहते हैं, लंबे समय तक युवा बने रह सकते हैं। ठीक है, वृद्धि किसके कारण होता है, ये टीलोमरेज एंजाइम का आकार कैसा होता जाता है, छोटा होता जाता है, और छोटा होने के कारण कोशिका पुरानी होती जाती है। कोशिका पुरानी होने पर मनुष्य कैसा हो जाता है, वृद्ध हो जाता है। और यदि समय रहते हम क्या करें कि उस मनुष्य की कोशिका के अंदर टीलोमरेज एंजाइम को प्रवेश करा दिया जाए, तो उसके आकार जो होता है वो घटता नहीं है, आकार छोटा नहीं होता है, आकार छोटा नहीं होता है, तो वह मनुष्य लंबे समय तक कैसा बना रहता है, युवा बना रहता है। क्लियर बात हो गई। तो हमने बात कर ली यहाँ पर, आज जो शेष भाग थे गुणसूत्र के, उन सभी बिंदुओं पर बात कर लिए। गुणसूत्र की संरचना के 9 भाग है। नंबर 1 पैलिका, नंबर 2 अधात्री, नंबर 3 क्रोमोनिमा, नंबर 4 वर्णकणिका, नंबर 5 गुणसूत्र बिंदु, नंबर 6 आपको बताया क्रोमेटिड, नंबर 7 द्वितीयक संकीर्ण, नंबर 8 सैटेलाइट और नंबर 9 अंतःखंड। इसी के साथ गुणसूत्र की संरचना क्या हुई, समाप्त हुई, कंप्लीट हुई। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू विल आस्क मी। ठीक है, देखिए अब हम आपसे बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको कई बार एग्जाम्स के अंदर क्या है पूछा जाता है, उस पर हम आपसे बात करते हैं। देखिए अगला जो टॉपिक है जिस पर हम बात करने जा रहे हैं वो है गुणसूत्र प्रारूप। गुणसूत्र प्रारूप इंग्लिश में बोलते हैं कैरियोटाइप। कैरियोटाइप देखिए किसी भी जीव के अंदर गुणसूत्र होते हैं, किसी भी जीव के अंदर या किसी भी जाति के जीव के अंदर। कोई भी जीव है जैसे मनुष्य है या किसी भी जाति का कोई भी जीव है, और उस जीव के जो गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, उस जीव के कौन से गुणसूत्र, संपूर्ण गुणसूत्र, समस्त गुणसूत्र, ठीक है, उस जीव के समस्त गुणसूत्रों की जो संरचना होती है, कौन सी संरचना, समस्त गुणसूत्रों की जो संरचना होती है, उसी को क्या कहा जाता है, गुणसूत्र प्रारूप कहा जाता है। किसी भी जीव या किसी भी जाति के जीव में पाए जाने वाले संपूर्ण गुणसूत्र की संरचना, संपूर्ण गुणसूत्र समूह की संरचना को ही क्या कहा जाता है, गुणसूत्र प्रारूप कहा जाता है। एक बार फिर सुन लीजिए भाई, किसी भी जीव हो या किसी भी जाति का जीव हो, और उस जाति के सभी जीवों के या उस जीव के समस्त गुणसूत्रों को निकाला, और उन समस्त गुणसूत्रों का जो समूह है, उस समूह की संरचना का यदि अध्ययन किया जाए तो वो क्या कहलाएगा, गुणसूत्र प्रारूप कहलाता है, कैरियोटाइप कहलाएगा। तो किसी भी जीव या जाति के जीव के गुणसूत्र, कौन से गुणसूत्र, संपूर्ण गुणसूत्र या समस्त गुणसूत्र, ठीक है, कि समूह की संरचना को क्या कहा जाता है, गुणसूत्र प्रारूप कहा जाता है। तो किसी भी जीव या जाति के जो जीव होते हैं उसमें पाए जाने वाले संपूर्ण गुणसूत्र समूह की संरचना को क्या कहा जाता है, गुणसूत्र प्रारूप कहा जाता है। ठीक है,
अब बात करते हैं कि संपूर्ण गुणसूत्र जो समूह होता है उसकी संरचना में क्या क्या होता है। उनके अंदर जितने भी गुणसूत्रों की संख्या होती है उनको शामिल किया जाता है, उनके आकार को शामिल किया जाता है, उनकी संरचना को शामिल किया जाता है, उन गुणसूत्रों में उपस्थित जो संकीर्णन होते हैं, प्राथमिक द्वितीयक संकीर्णन जो होते हैं उनको शामिल किया जाता है, गुणसूत्रों के प्रकारों को क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। ठीक है, अर्थात गुणसूत्र प्रारूप में संख्या को, आकार को, आकृति को, संकीर्णनों को और गुणसूत्र के प्रकारों को क्या किया गया है, शामिल किया गया है। इसलिए किसी भी जीव या जाति के जीवों के समस्त जो गुणसूत्र होते हैं, समस्त गुणसूत्रों के समूह की संरचना को क्या कहा जाता है, गुणसूत्र प्रारूप कहा जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए मनुष्य में 46 गुणसूत्र, किसी भी मनुष्य के अंदर उसके संपूर्ण गुणसूत्रों को लिया। ठीक है, तो आपने देखा कि ये सबसे बड़ा गुणसूत्र होता है, फिर उसके अंदर इससे क्या होगा, छोटा गुणसूत्र होगा, फिर उससे क्या होगा, ये छोटा गुणसूत्र हो जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से यदि गुणसूत्रों का हम प्राप्त क्या करें, चित्रण प्राप्त करें, गुणसूत्रों का आरेखीय चित्रण यदि हमारे द्वारा क्या किया जाए, प्राप्त किया जाए, गुणसूत्रों का इस प्रकार से क्या प्राप्त किया जाए, आरेखीय चित्रण प्राप्त किया जाए, तो उसे क्या कहा जाता है, इडियोग्राम कहा जाता है। ठीक है, यानी कि जो गुणसूत्र प्रारूप होता है या कैरियोटाइप होता है उसका आरेख चित्र, ठीक है, आरेख चित्र प्राप्त करने की क्रिया को क्या कहते हैं, इडियोग्राम कहते हैं। इडियोग्राम किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे कि गुणसूत्र प्रारूप। गुणसूत्र प्रारूप क्या है, मैंने आपको बताया कि किसी भी जीव के समस्त गुणसूत्र समूह की संरचना, तो उसके समस्त गुणसूत्र समूह की जो संरचना होती है, ठीक है, उसका हम क्या प्राप्त कर रहे हैं, यहाँ पर आरेख चित्र अगर प्राप्त करें तो उसे क्या कहा जाता है, इडियोग्राम कहा जाता है। तो इडियोग्राम की परिभाषा क्या हुई कि गुणसूत्र प्रारूप का आरेखीय चित्रण प्राप्त करना ही, गुणसूत्र प्रारूप का आरेखीय चित्रण प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, इडियोग्राम कहा जाता है। आपसे पूछा जाए कि इडियोग्राम किसे कहते हैं, इडियोग्राम किसे कहते हैं, परिभाषा क्या हुई कि किसी भी जीव के संपूर्ण गुणसूत्रों के समूह की संरचना को गुणसूत्र प्रारूप कहते हैं, तथा गुणसूत्र प्रारूप का क्या किया जाता है, आरेख चित्रण प्राप्त करने की क्रिया को ही इडियोग्राम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इडियोग्राम कहा जाता है। क्लियर बात। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गुणसूत्र के कार्य, फंक्शंस ऑफ क्रोमोसोम। फंक्शंस ऑफ क्रोमोसोम, गुणसूत्र के कार्य। देखिए पहला कार्य पर हम बात करते हैं, क्रोमोसोम इज द फिजिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी। यानी कि पहला कार्य क्या हुआ कि गुणसूत्र जो होता है वो आनुवंशिकता, ठीक है, फिजिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी, आनुवंशिकता जो होती है वो शारीरिक, ठीक है, आनुवंशिकता का क्या है, आधार होता है। कौन सा आधार होता है, शारीरिक आधार होता है। गुणसूत्र जो होता है वो आनुवंशिकता का कौन सा आधार होता है, शारीरिक आधार होता है, फिजिकल बेस होता है। पहला कार्य समझ आ गया, गुणसूत्र, क्रोमोसोम इज द फिजिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी। गुणसूत्र जो होता है वो आनुवंशिकता का क्या है, फिजिकल आधार होता है। कौन सा आधार होता है, फिजिकल आधार होता है। अर्थात फिजिकल का मतलब उसकी शारीरिक संरचना होती है, उसके जो कार्य होते हैं उनका जो निर्माण किया जाता है वो गुणसूत्र के द्वारा ही किया जाता है। दूसरा कार्य बता रहा हूं, गुणसूत्र की संख्या और संरचना में परिवर्तन।
किसी जीव के गुणसूत्रों की संख्या और संरचना में यदि परिवर्तन हो जाए, संख्या में और संरचना में परिवर्तन हो जाए, तो उस जीव के अंदर नए लक्षण क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। नए लक्षण कैसे होते हैं, दृष्टिगत होते हैं। ठीक है, अब देखिए मानव के अंदर 46 गुणसूत्र है, यदि 45 रह जाए या उनके अंदर 47 हो जाए, तो गुणसूत्रों की संख्या में कमी हो रही है या फिर क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ठीक है, या उनकी संरचना में क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए। तो संख्या और संरचना में यदि परिवर्तन होगा किसी जीव की में, तो उस जीव के अंदर नए लक्षण क्या है, हमें दिखाई देंगे। ये दूसरा कार्य हो गया। पहला कार्य मैंने बताया, क्रोमोसोम इज द फिजिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी। सेकेंड वन, गुणसूत्रों की संख्या और संरचना में परिवर्तन होने से जीव के अंदर नए लक्षण क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। ठीक है, न्यू कैरेक्टर्स विल बी सीन व्हेन क्रोमोसोम नंबर एंड स्ट्रक्चर इज चेंज्ड। इज इट क्लियर? देखिए तीसरे बिंदु पर हम बात करते हैं। देखिए गुणसूत्र के कारण ही मैं आपको बता दूं, जीवों के अंदर क्या उत्पन्न होती है, विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। गुणसूत्र के कारण ही जीवों में क्या उत्पन्न होती है, विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। वेरिएशंस कैन बी डेवलप्ड बाय द क्रोमोसोम। गुणसूत्र के द्वारा ही क्या उत्पन्न होती है, विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। ये तीसरा कैरेक्टर मैंने आपको बताया, ओरिजिनेशन ऑफ वेरिएशन। विभिन्नताओं की उत्पत्ति किसके कारण होती है, गुणसूत्रों के कारण ही होती है। देखिए गुणसूत्र ही क्या काम करते हैं, समस्त जो क्रियाएं होती हैं जीव के अंदर, जो जितनी भी समस्त क्रियाएं होती हैं, चाहे संरचनात्मक क्रिया हो चाहे क्रियात्मक हो, तो इन सभी क्रियाओं पर क्या करते हैं, नियंत्रण रखने का कार्य करते हैं। तो गुणसूत्र समस्त क्रियाओं पर, अर्थात संरचनात्मक क्रिया हो चाहे क्रियात्मक हो, संरचनात्मक, ठीक है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, ये दोनों क्रियाओं पर जो नियंत्रण किया जाता है वो गुणसूत्र के द्वारा ही क्या है, किया जाता है। गुणसूत्र जो होते हैं वो जीन वाहक के रूप में क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ठीक है, जीन वाहक के रूप में क्या करते हैं, कार्य करते हैं। और सबसे अंतिम कार्य मैं आपको बता रहा हूं कि युग्मकों का निर्माण जब होता है, ठीक है, तो युग्मकों के निर्माण के समय क्या होता है, कोशिका विभाजन होता है। उस दौरान क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है, क्याजमेटा का निर्माण होता है। क्रॉसिंग ओवर और क्याजमेटा का जब निर्माण होता है तो युग्मकों में आनुवांशिक भिन्नता के लिए गुणसूत्र ही क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, युग्मकों के निर्माण के समय क्रॉसिंग ओवर और क्याजमेटा युग्मकों में आनुवांशिक भिन्नता के लिए क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं या जिम्मेदार होते हैं। दीज आर द फंक्शंस ऑफ क्रोमोसोम। गुणसूत्र के ये कार्य हैं। नंबर 1, गुणसूत्र जो होता है, क्रोमोसोम इज द फिजिकल बेसिस ऑफ क्रोमोसोम ओ हेरिडिटी। गुणसूत्र जो है वो आनुवांशिकता का भौतिक आधार होता है। आनुवांशिकता, ठीक है, का यानी कि फिजिकल आधार होता है। दूसरा मैंने बताया है कि गुणसूत्रों की संख्या और संरचना में परिवर्तन होने पर जीव के अंदर नए लक्षण उत्पन्न होते हैं। तीसरा मैंने बताया कि गुणसूत्र के कारण ही जीवों में क्या उत्पन्न होती है, विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। चौथा कार्य मैंने आपको बताया कि गुणसूत्र जो होते हैं वो जीवों के शरीर के अंदर समस्त क्रियाओं का क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं। या हम कह सकते हैं कि गुणसूत्र जो होते हैं वो कोशिका की समस्त क्रियाओं पर नियंत्रण करते हैं, चाहे संरचनात्मक क्रिया हो चाहे क्रियात्मक क्रिया हो, उन सभी क्रियाओं पर नियंत्रण रखने का जो कार्य किया जाता है वो गुणसूत्र के द्वारा ही किया जाता है। गुणसूत्र जीन वाहक के रूप में क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ठीक है, जीन वाहक के रूप में कार्य करते हैं। और लास्ट में बताया कि युग्मकों के निर्माण के समय, युग्मकों के निर्माण के समय चाहे क्रॉसिंग ओवर की क्रिया हो चाहे क्याजमेटा का निर्माण हो, ये युग्मकों में आनुवांशिक भिन्नता के लिए क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। कौन जिम्मेदार होते हैं, गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, तो गुणसूत्र जो होते हैं वो युग्मकों में आनुवांशिक भिन्नता के लिए कैसे होते हैं, जिम्मेदार होते हैं, उत्तरदायी होते हैं।
इसी के साथ आज का हमारा जो गुणसूत्र का जो टॉपिक है वो समाप्त हुआ। अब आपके इस चैप्टर के अंदर दो टॉपिक शेष हैं। एक है हमारा बात करेंगे जीव द्रव के बारे में, प्रोटोप्लाज्म के बारे में, और दूसरा है माइक्रो बॉडीज जिनको बोलते हैं सूक्ष्मकाय। ठीक है, ये दो टॉपिक आपके क्या है शेष रह गए। लास्ट ईयर की बुक के अनुसार अब तक आपके 4 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। आरबीएसई की जो बुक है उसके अनुसार 4 चैप्टर पूरे हो गए हैं। और अब जो एनसीईआरटी के अनुसार आपका एक ही चैप्टर क्या है पूरा होगा जब हम ये दो टॉपिकों को आपको पढ़ा देंगे। ठीक है, ये संपूर्ण साइटोलॉजी है जिस पर हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, तो कल हम जीव द्रव के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। ठीक है, हैप्पी रिपब्लिक टू ऑल स्टूडेंट। Thanks very much.